तो कल बेटा हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र। एक बिंदु आवेश के कारण जो है कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके लिए हम लोगों ने सूत्र का निगमन कर लिया था। ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए कि एक बिंदु आवेश नहीं है, कहीं पर ऐसी स्थिति है कि एक बिंदु आवेश नहीं, ठीक है, ढेर सारे बिंदु आवेश जो है वो एक जगह पर है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, और हम चाहते हैं कि इस बिंदु पर कुल कितना विद्युत क्षेत्र है वो निकालना चाहते हैं। तब कैसे करेंगे? अभी हम लोगों ने सीखा है कि अगर एक बिंदु आवेश यहाँ पर अगर है, मान लीजिए प्लस क्यू है, तो इसके कारण जो है आर दूरी पर ये जो पॉइंट मान लीजिए P स्थित है, इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कूलम्ब के नियम के अनुसार हम लोग निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर हम लोगों ने देखा था। ठीक है ना। तो कूलम्ब का नियम बस हमारी मदद यहीं तक दे सकता है कि एक बिंदु आवेश अगर हो तो उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र आर दूरी के बिंदु पर उत्पन्न होगा वो निकालने में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन अगर यह स्थिति अगर पैदा हो जाती है, मान लीजिए कि एक बिंदु आवेश न होकर के कई बिंदु आवेश हो जाए और हम एक बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें, ठीक है। ठीक है, तो क्या क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए यह एक बिंदु आवेश जो है, मान लीजिए कि प्लस Q1 है। मैंने प्लस लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग मानकर चलिए कि जो भी आवेश मैं ले रहा हूँ प्लस ही है। और यह एक जो है बिंदु आवेश प्लस Q2 है, यह एक प्लस Q3 है। इसी तरह से यह प्लस Qn है, Qn बिंदु आवेश। उसके कारण इस बिंदु P पर मैं निकालना चाहता हूं कि कुल कितना विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना। हमारी इच्छा ये है कि बिंदु P पर प्राप्त करें कि कुल कितना विद्युत क्षेत्र है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कूलम्ब के नियम के अनुसार जो ये निकाला जा सकता है, कूलम्ब के नियम अनुसार जो है ये काम किया जा सकता है कि इस आवेश के कारण जो है इस आवेश के कारण यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र है वो निकाला जा सकता है। इस आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र है वो निकाला जा सकता है। इस आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र है वो निकाला जा सकता है। ठीक है ना। और इस आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र है वो निकाला जा सकता है। ठीक है ना। अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण यहाँ पर बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक है ये बच्चों, समझ में आ रही बात? अलग अलग के कारण बिंदु P पर कितना, मान लीजिए E1 के कारण जो है बेटा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो है मान लीजिए कि E1 वेक्टर है। Q2 के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वह E2 वेक्टर है। Q3 के कारण जो यहाँ पर है वह E3 वेक्टर है। और Qn के कारण यहाँ पर En वेक्टर है। तो भाई आप लोग मुझे सुझाव दीजिए कि इन सभी आवेशों के कारण, इन सभी बिंदु आवेशों के कारण बिंदु P पर हम कुल विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? कोई आइडिया किसी के दिमाग में? तो सभी वेक्टरों को जोड़ दीजिए सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। तो जब सभी वेक्टरों को वहां पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बिंदु P पर निकालना है, P बिंदु पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकालना है, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू E1 पहले वाले आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो प्लस E2 दूसरे वाले कारण जितना है वो, सब वेक्टर्स हम करेंगे, सदिश योग करेंगे। योग करने में आप लोग महारथी हो चुके हैं, बोलो भाई।
E3 जानवी, आवाज नहीं आ रहा जानवी। अरे भाई स्पीकर आप लोग ऑफ रखिए प्लीज। जब जरूरत हो तब स्पीकर ऑन करिएगा, है ना। E3 और एनमे वाले के कारण जो हो जाएगा बच्चा लोग, वह क्या हो जाएगा, एनमे वाले के कारण ई एन जो विद्युत क्षेत्र है, ई विद्युत क्षेत्र जो है, ई एन विद्युत क्षेत्र जो है इन सब का वेक्टर योग कर देंगे। जब ये वेक्टर योग कर रहे हैं बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, जब हम ये सभी योग कर रहे हैं तो वास्तव में हम कौन से सिद्धांत को लगा रहे हैं बताइए। अध्यारोपण के सिद्धांत को। हाँ, तो मतलब अगर एक बिंदु पर बेटा, एक बिंदु पर कई बिंदु आवेशों के कारण अगर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम क्या करेंगे, कि सभी अलग अलग के कारण, जो है निकाल लेंगे और सबका वेक्टर योग कर देंगे तो हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा दिए गए भी। तो एक होमवर्क जरा लिख लीजिए, सभी बच्चे एक होमवर्क लिख लें कॉपी में। जी सर बोलिए। हाँ लिखिए, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखिए और एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, और एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसको आप लोग करेंगे भैया। यस सर। आप देखिए यहाँ पर मैं उदाहरण एक ले रहा हूं, आप लोग दूसरा उदाहरण लीजिएगा, इस उदाहरण को मत लीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों। ठीक ठीक है सर। ठीक है, 1 मिनट बेटा, ये मान लीजिए यहाँ पर जो है जो भैया गलत काम करेगा, लाइन वगैरह खींचेगा, उसको हम डिलीट कर देंगे परमानेंटली, उसको बैन कर देंगे। ठीक है, इसलिए प्लीज ऐसा ना करिए। यहाँ पर जो है हमने कर दिया, और यहाँ पर मान लीजिए कि Q1 आवेश है, Q आवेश है, यहाँ पर Q आवेश है, यहाँ पर Q आवेश है, और यहाँ पर Q आवेश है। ठीक है, ए बिंदु यह है, यह बी बिंदु है, सी बिंदु है, यह डी बिंदु है। ठीक है, ओके। तो इन बिंदुओं के कारण जो है, इन बिंदु आवेशों के कारण हम चाह रहे हैं, हमारी इच्छा है क्या है भाई, कि हम इस, हमारी इच्छा है कि यहाँ पर जो है ये जो वर्गाकार क्षेत्र है उसके कोने पर, उसके कोने, हर कोने पर जो है आवेश प्लस क्यू रखा गया है, आवेश प्लस क्यू रखा गया है। आप यहाँ पर इसके इसके विकरणों के प्रतिच्छेदन बिंदु O पर कुल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुल कितना विद्युत क्षेत्र है, वो निकालिए। तो कैसे निकले भाई, देखिए यह दूरी अगर स्मॉल ए के बराबर मान लिया जाए ए ओ, तो निश्चित रूप से ओ डी भी स्मॉल ए के बराबर हो जाएगा, ओ सी भी स्मॉल ए के बराबर हो जाएगा, और ओ बी भी जो है क्या हो जाएगा, स्मॉल ए के बराबर हो जाएगा। दूरी बराबर है, क्या आवेशों की मात्राएं भी, हर बिंदु आवेश की मात्रा भी बराबर है बच्चों, बोलिए। हम्म,
एकता सिंह, बताइए बेटा। अलग अलग है सर ना। अलग अलग आवेश नहीं, आवेश सब समान है, सब सब आवेश समान है, सबकी दूरियां बिंदुओं से बराबर बराबर दूरी पर, यह ए है, यह दूरी ए है, यह दूरी ए है, यह दूरी ए है। तो सभी के जी सर। क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ओ पॉइंट पर, उसकी मात्रा बराबर होगी कि अलग अलग होगी? बराबर होगी। बराबर होगी। क्यों हम नहीं मानते? आप साबित करिए कि बराबर होगी। सर यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे हम। वो तो अध्यारोपण का और सिद्धांत तो तब लगाएंगे जब हर एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक 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 आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यह होगा 1 बाई कितना होगा, बोलो मनीष? 1/4 पाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। क्यू अपन आर स्क्वायर, आर की जगह यहाँ पर ए है बेटा, है ना? विकर्ण जी। दूसरे जी को सर। बराबर बराबर में काट देते हैं, तो सब आधा, जो विकर्ण की आधा लंबाई वो स्मॉल ए के बराबर मान लिया है। अब हर बिंदु आवेश का आवेश समान है और यह दूरी ओ पॉइंट की ए बी सी और डी से बराबर बराबर दूरी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, नियतांक है। तो निश्चित रूप से हर एक के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वह क्या होगा? बराबर बराबर होगा। विद्युत क्षेत्र जो होगा वो बराबर बराबर होगा परिमाण में, लेकिन दिशा में क्या होगा? दिशा में क्या होगा? जैसे अलग अलग। ए के कारण वो बिंदु पर, ए के कारण वो बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो जी। अंशु यादव जी, आप बताइए कैसे निकलेगा? ए बिंदु पर जो आवेश रखा गया है बेटा क्यू, उसके कारण ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हम निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकलेगा? अरुण कुमार जी, बता सकते हैं? निर्भय कुमार जी, रवि रंजन बेटा, शिवेंद्र। नहीं सर। बहुत आसान है सर वहां बेटा। पर हम हाँ हाँ, परीक्षण आवेश रखेंगे। हाँ ठीक। परीक्षण आवेश रखेंगे तो वो जो ये क्यू आवेश है, हम्म, तो सर ये क्यू आवेश जो आप रखे हैं वो प्लस है या माइनस है? सब प्लस है, जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक सब प्लस है। ठीक है, तो तो सर ये जो मनीष का कहना है कि आप यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे। ठीक है भैया, और परीक्षण आवेश सदैव 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 धनात्मक होता है। ठीक है, है। एक परीक्षण आवेश हम रखेंगे जो कि, सॉरी, एक मिनट। एक परीक्षण आवेश रखेंगे जो कि धनात्मक है, ये धनात्मक है। ठीक है, ये धनात्मक है, धनात्मक। इस परीक्षण आवेश पर, ए पर रखा आवेश क्या क्या इस दिशा में बल लगाएगा बच्चों? बोलो भैया। जी। तो अगर इस दिशा में सी की तरफ बल लगाएगा तो हम इसको बोलेंगे ई ए वेक्टर, ई ए वेक्टर, ई ए वेक्टर। इसी तरह सी के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वह कहलाएगा क्या? ई सी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ प्लस आवेश बल इधर की तरफ लगाएगा। ठीक है, बी पर रखा हुआ यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ई बी के बराबर होगा। ठीक है, इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह ई बी के बराबर होगा। ठीक है, और डी बिंदु पर जो रखा गया उसके कारण विद्युत क्षेत्र जो यहाँ पर होगा वो बेटा वह ई डी के बराबर होगा। ई डी के बराबर। तो बिंदु आवेशों ने जो है चारों बिंदु आवेशों ने बिंदु ओ पर जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, और उसकी दिशा को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया? टेस्ट चार्ज रखा। तो टेस्ट चार्ज जिधर ये पॉजिटिव, जैसे ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से इसको इधर की तरफ धकेलेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए जो है इधर से इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो परीक्षण आवेश को पता चल जाता है। परीक्षण आवेश, यहाँ पर जो परीक्षण आवेश हमने ये प्लस क्यू रखा, उसको ये वाला जो आवेश है क्या करेगा? इधर की तरफ धकेलेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस दिशा में हो जाएगी। यह परीक्षण आवेश जो इस आवेश को इधर की तरफ धकेलेगा, तो ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द चार्ज प्लेस्ड एट बी, है ना, वो इधर की तरफ हो जाएगा। सी पर जो आवेश रखा गया उस यहाँ परीक्षण आवेश पर बल इधर की तरफ लगाएगा, तो सी वाले के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी है वो इधर की तरफ होगा। उसी तरह से ई डी जो है वो इधर की तरफ होगा। तो हम चाहते हैं कि बिंदु ओ पर कुल कुल विद्युत क्षेत्र निकालें। ठीक है,
कुल विद्युत क्षेत्र निकालें, तो उसके लिए सीधी सी बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ओ, है ना, सेंटर पॉइंट ओ इज इक्वल क्या हो जाएगा, ई ए वेक्टर हाँ प्लस ई बी वेक्टर ई बी वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर। प्लस ई डी वेक्टर। वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा आंसर है, ठीक है, प्लस ई डी वेक्टर। तो बताइए ये पूरा हल करेंगे तो कितना आएगा? ई ए और इसी का परिमाण बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, तो ई ए किसको कैंसिल कर देगा, ई सी को कैंसिल कर देगा। और देखिए ई बी और ई डी की दिशाएं विपरीत हैं लेकिन वो भैया परिमाण में बराबर है, तो भैया ई बी और ई डी कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 0 के बराबर आया। तो देखिए ई ए, ई बी, ई सी और ई डी हम कूलाम के नियम के अनुसार निकाल ले रहे हैं, और फिर उसके बाद टोटल जब निकालना हो रहा ओ पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? जी सर। तो अध्यारोपण का सिद्धांत मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी में देखिए ये पेज नंबर कहाँ भैया 20 पर दिया गया, पेज नंबर 20 पर दिया गया ये चीज, ठीक है, कि देखिए यह आवेश Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, सब के कारण जो है P पर जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, Q2 के कारण E2 है, Q3 के कारण E3 है, Q4 के कारण E4 है। तो के कारण यहाँ पर इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, और टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है कि सबका क्या कर दो भैया, सबका वेक्टर सम कर दीजिए। लेकिन सर यहाँ वेक्टर तो लगा नहीं है, ई के ऊपर वेक्टर लगाया नहीं है, क्यों भैया? बोलिए, ई के ऊपर वेक्टर नहीं लगाए हैं तो उनके बीच की दूरी को भी लिया है ना। नहीं, अच्छा आप देखिए ऊपर जैसे लिखा है इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, उसका रंग देखिए, और जो ई जो लिखा हुआ है उसका रंग देखिए, कौन गाढ़ा है? तो नीचे वाला ई वाला वाला गाढ़ा है, तो जो गाढ़ा अगर किया जाता है तो इसका मतलब ये लगाया जाता है कि उसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है। समझ में आई बात? जी सर। एक्चुअली कंप्यूटर से टाइपिंग करते समय जो है ये किसी भी अक्षर के ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगाना बहुत दुरूह कार्य, बहुत मुश्किल होता है, नानी याद आ जाती है ना। तो भैया लोगों ने इस कर लिया कि भाई कैपिटल कर देंगे, किसी सॉरी डार्क कर देंगे। डार्क करना तो बहुत आसान है, केवल डार्क वाले पे जाकर क्लिक कर देना, डार्क हो जाएगा। बोलिए भाई। जी सर। हाँ, तो इस तरीके से जो है सब जोड़ देंगे तो टोटल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट मिल जाएगा। यानी कि सर ऐसा अगर लिखा रहेगा गाढ़ा करके तब भी हम मानेंगे कि ये वेक्टर फॉर्म में ही है। हाँ, वेक्टर फॉर्मेट में बेटा, अगर गाढ़ा करके लिखा हुआ है तो उसको हम वेक्टर ही मानेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब यह टॉपिक मैं कल ही पढ़ा चुका हूँ कि विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय क्या है। विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय यह है कि कहीं पर अगर विद्युत क्षेत्र अगर मालूम है आपको, ठीक है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई वेक्टर के बराबर है, और यहीं पर ला करके हमने एक आवेश जो है प्लस क्यू ले आकर के रख दिया, तो विद्युत हमें पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि इसके ऊपर बल कितना लगेगा या फिजिकल कितना लगेगा, क्यू इंटू ई के बराबर बल लगेगा। ये है विद्युत क्षेत्र का भौतिक अभिप्राय कि किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र मालूम है तो वहां पर कोई चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा, ये तुरंत विद्युत क्षेत्र को उस आवेश से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बोलो भैया। ठीक है। आइए इस उदाहरण को देखते हैं। एनसीईआरटी का ये उदाहरण है। सब लोग तैयार हैं भैया? जी सर। सब लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं क्लास? हाँ, लिमिटेड संख्या में बच्चे बच्चियां ज्वाइन कर रहे हैं। अन्य लोगों के पास मोबाइल नहीं है क्या? पता नहीं, होने को तो होगा ना मोबाइल। हाँ, साल लापरवाही है, हम ही लोग बेवकूफ हैं कि आकर क्लास ले रहे हैं। रिचार्ज खत्म। उदाहरण संख्या बचा ये 1.8 हम लोग ले रहे हैं। कोई इलेक्ट्रॉन 2.0 × 10⁴ न्यूटन प्रति
परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है तथा कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी पर गिरता है। दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। इस परिस्थिति की गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। ठीक है, पहले बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कि प्रोटॉन की? बोलो भैया। इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जिस फील्ड में है उसका परिमाण कितना है, 2.0 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब है। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेट है बेटा, और ये एक पॉजिटिव प्लेट है। तो निगेटिव प्लेट है और पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी। मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर से किधर होगी, प्लस वाले प्लेट से माइनस वाले प्लेट की तरफ होगी। प्लस से माइनस की। हाँ, प्लस से माइनस की तरफ होगी। अगर कोई संदेह है तो आप टेस्ट चार्ज को रख दीजिए, टेस्ट चार्ज को रख दीजिए। तो टेस्ट चार्ज जो होगा वेरी 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 स्मॉल होगा और पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव वाला प्लेट इधर की तरफ धकेलेगा और निगेटिव वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर की तरफ जाएगा। ठीक है भैया, तो जाएगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया गया है कि प्लस वाला ऊपर कर दिया गया, माइनस वाला नीचे कर दिया गया है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उतना ही रखा गया, 2.0 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब रखा गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक गिरता है, 1.5 सेंटीमीटर। दिस लेंथ इज इक्वल 1.5 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। फिर क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए इसकी दिशा उत्क्रमित कर जाती है। देखिए इसमें दिशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर है और इसमें दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर है, इधर की तरफ है। ठीक है, उत्क्रमित करना मतलब विपरीत कर देना। तो भाई यहाँ पर आप प्रोटॉन को गिरने दे रहे हैं। प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चा वो नीचे की तरफ बल लगाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पर बल विपरीत दिशा में लगेगा। तो ऐसी व्यवस्था किया गया है कि इलेक्ट्रॉन भी नीचे की तरफ जाए और प्रोटॉन भी नीचे की तरफ जाए। नीचे की तरफ। तो दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना कीजिए। मतलब इसको 1.5 सेंटीमीटर गिरने में लगा समय और इसको 1.5 सेंटीमीटर में गिरने में लगा समय की गणना करनी है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। हाँ बोलो बेटा मनीष। सर ये जो ए है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, हाँ, तो यहाँ पर तो सर नीचे जो प्लस वाला प्लेट है तो प्लस की वजह से तो इसको ऊपर जाना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन कैसे प्लस की, ये इलेक्ट्रॉन जो है प्लस के कारण ऊपर कैसे जाएगा? प्लस वाला माइनस को खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। अच्छा सर, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन रखा है ये परीक्षण आवेश नहीं है? ये परीक्षण आवेश नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है बेटा। ठीक है सर। और ये प्रोटॉन है। यहाँ पर परीक्षण आवेश मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा सचमुच इधर ही है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा सचमुच इधर ही है। जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के बारे में भ्रम हो तो बस एक परीक्षण आवेश रखिए, उस पर जिधर की तरफ बल लगेगा उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो अब हम लोग जो है एक मिनट, ये स्थिति है। ये जब गिरेगा बेटा, ये गिरेगा तो कुछ समय लेगा। ठीक, जी सर। तो इस पे बल लगेगा। कितना बल लगेगा भाई बताइए? इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वह वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ई के बराबर है और आवेश जो है भी ई के बराबर है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको ई से दर्शाते हैं, तो इतने के बराबर बल लगेगा। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बोलो भैया। यस सर। किसके नियम से? न्यूटन के नियम, न्यूटन के दूसरे नियम से। दूसरे नियम से। न्यूटन का दूसरा नियम हमारी मदद करता है बल को मापने में, है ना। तो F = m × A।
तो भैया ये त्वरण ए कितना हो जाएगा? त्वरण ए जो हो जाएगा E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। सब लोग सहमत बच्चों? यस सर। यहाँ पर M को ME मैंने कर दिया, ME कर दिया। ME मतलब मास ऑफ अर्थ। ऑफ अर्थ। अच्छा, वाह भाई वाह। मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? क्यों नहीं सर, हो जाएगा। तो अर्थ गिर रही है कि इलेक्ट्रॉन गिर रहा है? इलेक्ट्रॉन सर गिर रहा है। बल किसके ऊपर लग रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है कि अर्थ के ऊपर लग रहा है? इलेक्ट्रॉन पर सर। पूरे प्रॉब्लम में कहीं अर्थ नाम आया था? नहीं सर। तो आपने अर्थ पर कैसे बल लगा दिया? सर वो न्यूटन के नियम में अर्थ ही था ना, इसीलिए हम सोचे वही। नहीं नहीं, न्यूटन के नियम में भी हम ग्रेविटी ग्रेविटी को एक तरह से शून्य मान लिया है। ठीक है ना? ओके। तो ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर गिरने में तो विस्थापन यहाँ पर कितना करना है? S इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और ये 1.5 सेंटीमीटर को आप कह सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस मीटर, -2 मीटर। -2 मीटर विस्थापन। तो इसमें मान लीजिए समय, इलेक्ट्रॉन को जो समय लगा है वो टी ई के बराबर लगा है। तो बताइए किस समीकरण का उपयोग किया जाए टी ई निकालने के लिए? एस हमको मालूम है, एस बराबर यूटी यूटी यूटी। यूटी के बाद क्या होता है? प्लस। बोलो भैया। प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है। यू प्रारंभिक वेलोसिटी को हम जीरो मान ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ले जाके बस छोड़ा जा रहा है, तो प्रारंभिक वेलोसिटी जीरो है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कहानी जीरो हो जाएगी। शून्य हो जाएगा। क्या 1/2 ए की जगह क्या रख दें? जगह E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाई M रख दें। बोलो भैया। यस सर। इंटू टी स्क्वायर। और S की जगह मैंने H रख दिया, S की जगह मैंने H रख दिया। H क्यों? हाइट की कितना हाइट कितना नीचे गया है उसको H से दर्शाएंगे। तब ऐसा है 2 और M को ऊपर ले जाइए और E को नीचे लाइए, तो T बराबर क्या हो जाएगा? T बराबर हमारे पास सूत्र मिल गया, T इज इक्वल 2m इंटू H डिवाइडेड बाई E इंटू कैपिटल E। ये टी स्क्वायर होगा और तब स्क्वायर रूट ले लेंगे, तुमको P मिल जाएगा। तो मान मालूम है? बिल्कुल मालूम है। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मालूम है? बिल्कुल मालूम है। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg के बराबर होता है। H कितना गिरा है? 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमको मालूम है। और कैपिटल E क्या है बच्चा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम दिया गया है। तो इसको रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के गिरने का समय पता चल जाएगा। उसी तरह से प्रोटॉन के गिरने का समय अगर टीपी निकालना हो तो क्या कर देना पड़ेगा? ये 2 ऑफ मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू हाइट फॉलन बाय द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय द चार्ज इंटू कैपिटल E। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए समान है, तो टीपी निकल जाएगा। बोलो भैया। जी सर। तो इसमें कहा जा रहा है कि दोनों के समय की गणना कीजिए। तो भैया देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो है ये सूत्र निकाल लिया, 2hme डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन के लिए जो समय है वो इतने के बराबर है। अब प्रोटॉन के लिए कितना समय आया? प्रोटॉन के लिए निकाला गया तो ये 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आया। 7 सेकंड। कम समय जो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के लिए आ रहा है और प्रोटॉन के लिए ज्यादा समय आ रहा है। देखिए 10 टू द पावर माइनस 7 है, ऊपर 10 टू द पावर माइनस क्या है? 10 टू द पावर माइनस 9 है। तो प्रोटॉन के लिए समय है ज्यादा लग रहा है, लगभग 100 गुना ज्यादा समय लग रहा है। 10 टू द पावर माइनस 10 और 10 टू द पावर माइनस 7 में जो गैप है वो 100 गुना का है। ठीक है। तो इसमें निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष वाली बात है, इस प्रकार समान दूरी गिरने में भारी कण प्रोटॉन अधिक समय लेता है। ठीक है। और गुरुत्व के कारण अगर मुक्त पतन अगर कराया जाए, देखो ये बहुत जबरदस्त चीज यहाँ पर मिलने जा रहा है। गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन, और इस पतन में यही मूल विषमता है, क्योंकि गुरुत्व के अधीन
यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ध्यान दीजिए, यहाँ हमने पतन का समय परिकलित करते समय गुरुत्वाकर्षण त्वरण की उपेक्षा की है, देखने के लिए कि क्या यह न्याय संगत है। आइए दिए गए विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन का त्वरण परिकलित करते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का त्वरण जो है अलग अलग हो जाएगा, इसी कारण से ऐसा हो रहा है।